दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव। गवर्नमेंट आईटीआई में पढ़ाते हुए मुझे 26 साल से ज़्यादा का अनुभव। वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग को मैं राजस्थान की गवर्नमेंट आईटीआई में पढ़ा चुका हूं और पढ़ा रहा हूं। इस समय मैं गवर्नमेंट आईटीआई अलवर, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की आईटीआई, उसमें ड्राइंग और कैलकुलेशन पढ़ा रहा हूं। आज का जो मेरा चैप्टर है वो रिविट और रिविट जोड़ के बारे में है। इस वीडियो की डिमांड जो है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से एक आईटीआई से आया है। वहाँ के हमारे पुराने मित्र हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि सर रिविट और रिविट जोड़ के बारे में आप वीडियो बनाएं, इसलिए मैं विशेष तौर पे उनकी डिमांड पे इसको बना रहा हूँ। तो परिचय लेते हैं, रिविट क्या चीज़ होती है, कहाँ कहाँ क्या आती है, किस चीज़ की बनी होती है और क्या चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों में, इसको बनाते समय इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये रिविट और रिविट जोड़ जो है 3 या 4 पार्ट में मैं बनाऊंगा, क्योंकि एक पार्ट में ये बनाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आज केवल इंट्रोडक्शन और किस तरह की रिविट्स होती हैं उसके बारे में चर्चा होगी। परिचय लेते हैं, इंट्रोडक्शन। ये जो किताब आप देख रहे हैं ये मेरी किताब है, जो मैंने 10 साल पहले लिखी थी। इसके अंदर परिचय में देखते हैं, रिविट एक बेलनाकार छड़ होती है जिसके एक सिरे पर शीर्ष बना होता है तथा शेष भाग को शैंक कहते हैं। यहाँ पर आप इस रिविट और रिविट के हेड को देख सकते हो। ये दे रखा है यहाँ पे, ये रिविट उल्टी रिविट दिखा रखी है। ये रिविट का हेड है और ये हमारा पूरा शैंक कहलाता है, जिसका ये वाला जो पोर्शन है वो टेपर होता है, यानी कि ऊपर वाली जो डायमेंशन होती है उससे थोड़ा कम होता है। इसको टेपर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जब इसको रिविट छेद में डाला जाता है तो आसानी से चली जाए, और डालने के बाद इसको हम जैसा इसको उपयोग होता है उसी हिसाब से इसको काम में लेते हैं। तो आगे पढ़ते हैं क्या है। शैंक का अंत सिरा टेपर वाला होता है जिससे रिविट को रिविट छेद में आसानी से डाला जा सके। रिविट सामान्यतः कार्बन स्टील, पिटवा लोहा एवं अलोह मिश्र धातुओं की बनाई जाती है। जब 2 प्लेटों के मध्य स्थायी जोड़ बनाना होता है, अब ये स्थायी जोड़ का मतलब ये है कि जोड़ स्थायी और अस्थायी 2 तरह के होते हैं। वह जोड़ जिसको हम आसानी से खोल नहीं सकते हों वो स्थायी जोड़ कहलाता है, जैसे वेल्डिंग का जोड़ हुआ, रिविट का जोड़ हुआ। लेकिन जिस जोड़ को हम आसानी से खोल सकते हैं वो अस्थायी जोड़ होते हैं, जैसे कि हमारे नट बोल्ट के जोड़ होते हैं या अपने शीट मेटल के जो जोड़ होते हैं, इनको हम आसानी से खोल सकते हैं तो वो अस्थायी जोड़ कहलाते हैं। तो रिविट जोड़ है जो है हमारा स्थायी जोड़ कहलाता है। तब जब 2 प्लेटों के मध्य स्थायी जोड़ बनाना होता है तब रिविट जोड़ सबसे अच्छा स्थायी जोड़ माना जाता है, जैसे स्टील संरचना, गर्डर, स्टील बॉयलर, पानी के जहाजों आदि के जोड़ रिविट से ही अच्छे माने जाते हैं। आपने अगर गौर किया हो तो आजकल जो मोबाइल के टावर्स होते हैं तो उन टावरों को आपने गौर से अगर कभी देखेंगे तो वहाँ पे जो एंगल होती है उनके एंगलों को जोड़ने के लिए वहाँ पर रिविट जोड़ ही काम में लिए जाते हैं, जो आपके कहीं भी गांव में शहर में आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे अच्छा उदाहरण है देखने के लिए। 2 प्लेटों को संरेखित करके, संरेखित का मतलब होता है छेद से छेद मिला करके, नर्म स्टील रिविट में छिद्र में डाल दी जाती है। रिविट सेट के द्वारा रिविट के टेल यानी कि पूंछ पार्ट को शीश जैसा बनाकर छिद्र को बंद कर दिया जाता है। ठंडे होने पर दोनों शीर्षों के मध्य प्लेटें अच्छी तरीके से जोड़ बना लेती हैं। बॉयलर रिविटों में रिसाव के बचाव के लिए चित्र में दर्शाए अनुसार डॉली बार पर हथौड़े की चोट से टेपर शैंक वाले भाग को शीर्ष जैसा बनाकर उसे दाबित कर देते हैं। तो यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं, ये डॉली बार कहलाती है। हमारे रिविट को जब एक साइड से डालते हैं तो इस तरह से ये बनती है, ये नीचे अंदर जाती है, और उसके बाद डॉली बार के अंदर इस तरह का एक खांचा बना होता है। जब हम उसको दूसरी साइड रख करके और प्रेशर डालते हैं, हथौड़ा मारते हैं, तो ये जो हमारी शैंक है जो बड़ी है वो हमारी इस शेप में आ जाती है, जैसा कि हमारा रिविट का हेड होता है। तो दोनों साइड रिविट के हेड जैसी ये शेप बन जाती है, तो हमारी प्लेटें जो है एक दूसरे को स्थायी जोड़ के रूप में पकड़ लेते हैं। रिविट के प्रकार रिविट जो है कई जगह काम में आती है। उसमें बॉयलर रिविट्स होती हैं, शीथ फोर्जिंग शोल्ड इस्पात रिविट गर्म बंधन के लिए यानी कि कोल्ड फोर्ज, सॉलिड स्टील रिविट फॉर हॉट क्लोजिंग,
उसी तरह से हॉट फोर्स रिवेट फॉर हॉट क्लोजिंग। उसके बाद होता है कोल्ड फोर्स रिवेट फॉर कोल्ड क्लोजिंग। नॉन फेरस रिवेट्स, ठोस छिद्र वाली नालीदार व अर्ध नालीदार रिवेट्स, और सामान्य प्रयोजन के लिए बाई प्यूरिकेटेड रिवेट। तो इस तरह की कई तरह की रिवेट्स होती है, उनको जैसी आपको आवश्यकता होती है वैसी आप बाजार में जाएंगे और उसकी स्पेसिफिकेशन बताएंगे, तभी आपको वो चीज़ बाजार में मिलेगी। रिवेट का वर्गीकरण अगला पॉइंट है हमारा। रिवेट के वर्गीकरण में हमारी ये लगभग 5 तरह की होती हैं। उसमें बॉयलर रिवेट्स होती हैं, एक संरचनात्मक रिवेट्स होती हैं जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में काम आती है। सामान्य कार्यों के लिए छोटी रिवेट्स होती है। अगर आपने घरों के अंदर मेटल की बाल्टी देखी हो तो वहाँ पे मेटल की जो बाल्टी होती है उसको रिवेट से ही जोड़ लगा करके बनाया जाता है। पानी के जहाज बनाने की रिवेट्स, और है हवाई जहाज बनाने के रिवेट्स। तो हवाई जहाज के अंदर भी जो उसका खोल बनता है वो भी उसके अंदर शीट्स को जोड़ने के लिए रिवेट्स का ही काम मिलेगा। रिवेट ठंडी अथवा नर्म फोर्जिंग के द्वारा बनाई जाती हैं। ठंडे रिवेट्स को पर्याप्त रूप से ऊष्मा उपचारित, अब यहाँ ऊष्मा उपचारित का मतलब होता है हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट का अगर मैं छोटा सा उदाहरण दूं तो आपने अपने गांव में या शहरों में ये देखा होगा कि वहाँ पे आपको लोहार दिखाई देते हैं जो कि कई तरह के औजार बनाते हैं। वो लोहे को गर्म करके भट्टी में और फिर ठोक पीट करके ठंडा करते हैं। कई तरह से पानी में भी ठंडा कर सकते हैं, मिट्टी में कर सकते हैं, तेल में कर सकते हैं। तो वही जो प्रक्रिया है सिंपल उदाहरण के तौर पे ऊष्मोपचार कहलाती है, जिससे ठंडी अवस्था में फोर्जिंग करने पर उत्पन्न हुए प्रतिबलों का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को ठोकते पीटते हैं तो उसकी अंदर की जो संरचना होती है वो बिगड़ जाती है। करते समय उत्पन्न हुए प्रतिबलों को दूर किया जा सके तो जो अंदर की संरचना होती है उसको ठीक करने के लिए हम हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। यदि रिवेट को गर्म करके फोर्जित किया जाता है तो उसे आराम से ठंडा होने दिया जाता है। रिवेट विभिन्न लंबाइयों में उपलब्ध होती है और इनकी लंबाई आवश्यकता अनुसार रखी जाती है। जैसी आवश्यकता होती है उसी हिसाब से उसकी लंबाई रखी जाती है। इसके बाद यहाँ पे बॉयलर रिवेट्स के बारे में दे रखा है, जो कई 13 रिवेट्स के हेड्स के बारे में बता रखा है यहाँ पे। बॉयलर रिवेट विभिन्न प्रकार के आकारों में उपलब्ध होती है, जिसका कि व्यास 12 से 48 mm तक होता है तथा लंबाई व्यास से 5 गुना तक होती है। ये निम्न कार्बन इस्पात और पिटवा लोहे से बनाई जाती है। तो यहाँ पे स्नैप हेड, पेन हेड टाइप 1, पेन हेड विद टेपर नेक, फ्लैट हेड, उसके बाद है फ्लैट काउंटर संक हेड, बॉयलर रिवेट्स के बारे में यहाँ दे रखा है। बॉयलर रिवेट्स विभिन्न प्रकार के आकारों में उपलब्ध होती है, जिनका व्यास 12 से 48 mm तक होता है तथा लंबाई व्यास से 5 गुना तक होती है। ये निम्न कार्बन इस्पात और पिटवा लोहे से बनाई जाती है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो काम में आती है वो स्नैप हेड होती है। स्नैप हेड और एक में और जो रिवेट जो शेप दे रखी है ये मैं आपको बना के बताऊंगा कि किस तरह से इसको बनाया जा सकता है। तो इसमें पहली है स्नैप हेड, दूसरी है पेन हेड टाइप 1, तीसरी है पेन हेड विद टेपर नेक, चौथी है फ्लैट हेड, उसके बाद है फ्लैट काउंटर संक हेड। CSK का मतलब होता है काउंटर संक एट 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री के ऊपर ये है इस तरह से काउंटर संक एट CSK एट 90 डिग्री। उसके बाद है फ्लैट काउंटर संक हेड 120 डिग्री, राउंडेड काउंटर संक हेड। उसके बाद अगली है एलिप्साइड हेड, कोनिकल हेड, मशरूम हेड, पेन हेड टाइप 2 और स्लीपर हेड। मुख्य तौर पे हाँ अपने पढ़ाई के अंदर जो रिवेट हेड आते हैं वो यही आते हैं, होते तो और भी हैं। तो यहाँ पे आपने देखे बहुत सारे हेड हैं, उनमें से कुछ आपको बना के दिखाऊंगा। इसके बाद है सामान्य कार्य ऑब्लिक संरचनात्मक रिवेट्स। संरचनात्मक रिवेट का उपयोग पुल, बड़ी इमारतों, मोबाइल टावर आदि के गर्डर एवं एंगलों को जोड़ने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इनका व्यास 12 से 50 mm तक रखा जाता है। सामान्य कार्यों में उपयोग आने वाले रिवेट का व्यास 12 से 36 mm रखा जाता है। कम व्यास वाली सामान्य कार्य रिवेट अलोह धातुएं जैसे एल्युमिनियम, तांबा और पीतल की बनाई जाती हैं, जिनका व्यास 1.6, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm और लंबाई 2 से 24 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर के अंतराल तक होती है।
यहाँ 3 मिलीमीटर के अंतराल का मतलब यह है कि 2 मिलीमीटर की जो लंबाई होगी उसके बाद 5 mm की लंबाई होगी, उसके बाद फिर 8 की होगी, 8 के बाद फिर 11 की होगी, 11 के बाद 14 होगी, 14 की mm की होगी। तो यहाँ 3 अंतराल का मतलब यह है। इसके बाद हॉट क्लोजिंग रिविट्स के अंदर स्नैप हेड रिविट, फ्लैट काउंटर संग हेड रिविट और फ्लैट हेड रिविट, तो ये 3 आती हैं। रिविट का डेजिग्नेशन निम्न प्रकार किया जाता है। जब आप बाजार में कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो आपको वहाँ पर दुकानदार को जब सारी चीज़ें बताओगे, आप जो सामान आप खरीदना चाहते हो, जब भी आपको स्पेसिफाइड चीज़ दुकानदार निकाल के देगा। अगर उसके पास होगी तो हाँ कर देगा, अन्यथा मना कर देगा। तो यहाँ पे जब आप रिविट खरीदने जाओ तो आपको दुकानदार को ये चीज़ें पूरी बतानी पड़ेंगी, तब जाकर के आप सही जो चीज़ मांग रहे हैं वो आपको मिलेगी। तो उसमें पहला होता है धातु, यानी कि रिविट हमारी किस धातु की बनी हो, उसकी लंबाई कितनी हो, उसका शेप कैसा हो, उसका व्यास कितना हो, और ISI के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से वो क्या होनी चाहिए। इसके बाद आता है शिप बिल्डिंग रिविट्स, जो पानी के जहाज बनाने के काम में आती हैं। इस प्रकार की रिविट 16 mm से 35 mm व्यास के 24 मिलीमीटर व्यास तक 2 मिलीमीटर का अंतराल और शेष 3 मिलीमीटर का अंतराल। यहाँ पे 2 मिलीमीटर का अंतराल का मतलब यह है कि 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22, 22 के बाद 24 और 24 के बाद फिर 3 का अंतराल है, यानी 24 के बाद 27 mm की होगी, 27 के बाद 30 की और 30 के बाद 33 की तक उपलब्ध होती है। 3 mm अंतराल में रिविट की लंबाई 27 mm से 180 तक रखी जाती है। ये मृदु इस्पात यानी कि माइल्ड स्टील के अंदर बहुत कम कार्बन होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर कठोरता कम होती है। छड़ की बनाई जाती हैं। शिप बिल्डिंग कार्य के लिए सामान्यतः स्नैप हेड, ये मैं पहले बता रहा था आपको कि स्नैप हेड सबसे ज्यादा काम आती है, और कप शीर्ष रिविट उपयोग में लाई जाती है। जिस कार्य में बाहर की तरफ बिना प्रक्षेपित रिविट की आवश्यकता होती है वहां पर काउंटर संग शीर्ष हेड काम में ली जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो भी एक सतह है उससे बाहर उसका हेड नहीं निकलना चाहिए, इसलिए वहां पे काउंटर संग की हेड वाली रिविट्स काम में ली जाती हैं। उसके अंदर क्या होता है कि जो हेड होता है वो उसी प्लेट की मोटाई के अंदर आ जाता है और ऊपर से वो दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर शिप बिल्डिंग रिविट के अंदर 2 हैं, स्नैप हेड और काउंटर संग हेड। इसके बाद है रिविट का व्यास। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो है कौन से रिविट का चयन करेंगे, वो किस हिसाब से करेंगे कि रिविट जोड़ लगाने के लिए रिविट का व्यास D जोड़े जाने वाली प्लेटों की मोटाई T के निश्चित अनुपात में होती है। इसका मतलब यह है कि जब आप 2 प्लेटें लोहे की या एल्युमिनियम की या जो भी प्लेट जोड़ने जा रहे हैं, उनकी प्लेट की मोटाई के आधार पर ही रिविट की मोटाई का कैलकुलेशन निकाली जाती है। यहाँ पे अगर प्लेट की मोटाई आपकी T मिलीमीटर में है तो यहाँ पर सूत्र लगेगा रिविट का डाया D बराबर 6√T। T यहाँ पर प्लेट की मोटाई है। मान लीजिए आपकी अगर प्लेट की मोटाई 9 mm है तो 9 का रूट हो जाता है 3, यानी कि 6 को 3 से जब गुणा करेंगे तो 18, यानी कि आपकी अगर प्लेट की मोटाई 9 है तो आपकी रिविट का डाया 18 होगा। और यदि यही रिविट इंचों में हो तो वहां पर फॉर्मूला लगेगा D बराबर 1.2√T से लेकर के 1.4√T, यानी कि T प्लेट की मोटाई पर ही हमारे रिविट का व्यास निर्धारित होता है। तो यहाँ पे प्लेट की मोटाई का मान रखेंगे, उसकी वर्गमूल निकालेंगे, उसको 1.2 से या 1.4 से गुणा करके इन दोनों के बीच में इंचों में अगर प्लेट की मोटाई है तो हम लेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा ये टेबल दे रखी है, इसके अंदर प्लेट की मोटाई और रिविट का व्यास दोनों का एक कॉम्बिनेशन दे रखा है कि कितनी प्लेट की मोटाई होगी तो कितनी डायमीटर की रिविट हम काम में लेंगे। तो यहाँ अगर प्लेट की मोटाई 8 है तो आपको प्लेट रिविट का व्यास जो है 17 लेना पड़ेगा। अगर प्लेट की मोटाई 9 है तो 18, 10 है तो 19, 11 है तो 20। हम जो यहाँ पे चित्र बनाएंगे रिविट हेड के और रिविट जॉइंट्स के, उसके अंदर D बराबर 20 लेंगे, तो वहां पर हम जो प्लेट की मोटाई है वो 11 लेके चलेंगे। इसी तरह यहाँ पे 25 अगर आपकी प्लेट की मोटाई है तो आपको रिविट का व्यास 30 mm लेना पड़ेगा। इसके बाद सारणी सामान्य उद्देश्य रिविट और बॉयलर रिविट के लिए श्रेष्ठ लंबाई और व्यास का संयोजन। यहाँ पे ये दे रखा है कि अगर आपकी रिविट का व्यास 14 है तो आपकी उस रिविट की लंबाई कितनी तक, कहाँ से कहाँ तक होगी। तो 14 के लिए जो रिविट की लंबाई है वो 35.5 से लेकर के और 80 mm तक होगी। इसी तरह अगर 20 डाया की अपन रिविट लेते हैं तो मिनिमम उसकी लंबाई 50 होगी
और मैक्सिमम उसकी लंबाई 100 होगी। इसी तरह हमारे 48 अगर लास्ट हम डायमीटर ले रहे हैं रिवेट का, तो उसके लिए मिनिमम लेंथ जो है वो 100 होगी और मैक्सिमम लेंथ 250 होगी। क्योंकि अगर रिवेट का व्यास बढ़ता है, इसका मतलब ये है कि वो मोटी प्लेटों को जोड़ने के काम में लिया जा रहा है और मोटी प्लेट को जोड़ने की वजह से ही रिवेट की जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद है रिवेट जोड़। जो हम चित्र बनाएंगे उसके अंदर जो कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो हमें याद होने ही चाहिए, तो वो रिवेट जोड़ के प्रयुक्त परिभाषित शब्द में ये पहला है पिच। यह एक ही अक्ष पर लगने वाले दो रिवेटों के केंद्र के बीच की दूरी होती है तथा यह सामान्यतः P बराबर 3D के बराबर होती है, जहां D रिवेट का व्यास होता है। अगर D हमारा 20 मान लेते हैं तो हमारे जो पिच होगी वो 3D होगी। इसका मतलब यह है कि एक मैं उदाहरण दे देता हूं। यहाँ एक रिवेट जोड़ का चित्र दिखा रखा है और दो रिवेटों के सेंटर के बीच की दूरी 3D दे रखी है, जो पिच कहलाती है। अब यहाँ अगर D हमारा 20 है तो यहाँ दोनों रिवेटों के सेंटर की दूरी मिनिमम 60 हो जाएगी और अगली जो रिवेट लगेगी वो भी यहाँ से 60 mm की दूरी पर लगेगी, इससे कम दूरी पर नहीं लगाई जाती। दूसरा है हाशिया, जिसको कि हम मार्जिन कहते हैं। यह रिवेट के केंद्र से प्लेट के किनारों तक की निकटतम दूरी होती है, जो कि कम से कम 1.5D होती है। इसे इसलिए रखा जाता है कि जब प्लेट में खिंचाई हो तो कोने से प्लेट फटे नहीं। इसको मैं चित्र में समझा देता हूं आपको। यहाँ पर ये रिवेट लगी हुई हैं और ये प्लेट का किनारा है। ऊपर वाली प्लेट का किनारा इस रिवेट के जो वर्टिकल सेंटर लाइन है इससे कम से कम ये मार्जिन की दूरी पे होती है, जो कि 1.5D रखा जाता है। अगर D हम 20 लेंगे तो 1.5 का मतलब हो गया 30 mm, यानी कि इस सेंटर लाइन से इसका जो किनारा है प्लेट का वो कम से कम 30 mm होना ही चाहिए। इसका कारण यह है कि जब भी हम देखते हैं कि इस प्लेटों पे प्रेशर पड़ता है, तो अगर हम इन रिवेटों के इस किनारे के पास ही लगा देंगे तो ये प्लेटें हमारी यहाँ से फट जाएंगी और फटने की वजह से यहाँ पे ये रिवेट जोड़ हमारा खराब हो जाएगा। इसलिए हमको मिनिमम मार्जिन जो है 1.5D रखना पड़ता है, जो दोनों साइड रखा जाता है। ये ऊपर वाली प्लेट का किनारे से दूरी हो गई और ये नीचे वाली प्लेट के किनारे से दूरी 1.5D के पास होगी, जैसा कि यहाँ ऊपर भी आप देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट होता है इसमें विकर्ण पिच। यह एक ही प्लेट पर दो समानांतर अक्षों पर प्रयोग किए गए दो रिवेटों के केंद्र की विकर्ण दूरी होती है। यह PD बराबर 2P + D के बटे 3 के बराबर होती है। इसका मतलब ये होता है कि जब हम डबल प्लेट या ट्रिपल प्लेट की जॉइंट लगाते हैं, जैसे कि ये दे रखा है डबल प्लेट चेन टाइप है ये, इसके अंदर ये जो दो रिवेट्स की विकर्ण की दूरियां हैं जो कि तिरछी होती है, ये हमारी डायगोनल पिच कहलाती है, जिसका मान 2P + D बटे 3 रखा जाता है। अगर P हमारा 3D के बराबर हो गया तो 3 दूनी 6 + 7D बटे 3 हमारा PD के मान के बराबर होगा। तो यहाँ पर आपने रिवेट्स के बारे में जानकारी ली। इसके बारे में ये पहला वीडियो है। इसका दूसरा पार्ट मैं आपको बना के डालूंगा। पहले आप इस रिवेट के जो वीडियो है इसको ध्यान से पढ़ लें और समझ लें, उसके बाद आपको दूसरी जो रिवेट्स हुआ वो समझ में आएगा। यहाँ मैं इस पहले पार्ट के अंदर दो रिवेट की चित्र और आपको बना के दिखा रहा हूँ, जिससे कि ये जो आपका वीडियो देखना सार्थक हो जाए कि किस तरह से हमारे रिवेट जोड़। मैं यहाँ पर एक ही बनाऊंगा क्योंकि रिवेट जोड़ फिर ये वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एक ही बनाऊंगा। और यहाँ पे ये स्नैप ऐड बनाऊंगा। स्नैप ऐड के अंदर ये सबसे पहले हम यहाँ एक वर्टिकल सेंटर लाइन लेंगे। उसके हेड की जो ये D तो हमारा रिवेट का डायामीटर होगा, जो शैंक का डाया होता है। उसके बाद जो इसका हेड का जो डाया है 1.6D होता है। अगर D हम 20 लेंगे तो ये 32 हो जाएगा। उसके बाद ये हमारी हाइट जो है 0.7D होती है। अगर हम 1.6D का आधा करेंगे तो 0.8D आना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो ये रेडियस है वो इस वाले पॉइंट से 0.2D नीचे, यानी कि करीब 2 से 3 mm नीचे से हमारा 0.8D का गोला अर्धगोला बनेगा, तब हमारा ये हेड बनेगा। और यहाँ पे जो इसका ये जो दूरी है, यहाँ से खड़ी जो दूरी है, ये 1.125D के बराबर है। D यहाँ पे हम 20 लेंगे, तो मैं अभी आपको
चित्र बना के दिखाता हूँ कि किस तरह से हम स्नैप हेड पर हम आप स्नैप हेड रिविट का चित्र बनाने जा रहे हैं। तो हमने ये पहले एक सेंटर लाइन खींच ली है। सेंटर लाइन हमेशा एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, फिर एक बड़ा डैश, फिर छोटा डैश, फिर बड़े डैश से बनती है। और यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम हल्की खींचेंगे शुरुआत में, और इसको खींचने का तरीका जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है कि पहली लाइन हमारी जो है वो सीधी होनी चाहिए। इसके लिए हम ये जो हमारा रोलर ड्रॉ है इसको शीट के किनारे के साथ इस तरह से मिलाएंगे और फिर उसके बाद चला के ले आएंगे। तो ये हमारी जो पहली लाइन है वो हमेशा शीट के समानांतर इस तरह से हो जाएगी। और इसी तरह हम हॉरिजॉन्टल लाइन को भी खींच लेंगे, वो इस तरह से होगा। इसको इसके जो शीट का किनारा है इसके साथ इसको इस तरह से लगा के और इसको इस तरह से इधर ले आएंगे। तो यहाँ पर हमारी ये सेंटर लाइन तैयार है। उसके बाद क्योंकि हमारा डी, हम स्नैप हेड में डी जो है वो 20 mm ले रहे हैं, तो हम 20 mm का एक डिस्टेंस पहले ही इधर नाप के रख लेंगे, जिससे कि जब भी हम प्रकार में भरें तो वहाँ पे हमको बड़ी आसानी हो जाए। यहाँ पे बच्चा सबसे ज़्यादा गलती करता है। ये मैंने 10, 20 और 16 और 0.8, ये 0 हो गया मेरा, ये 0.8 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1.6 हो गया और ये 20 हो गया। ये मैंने लिख के रख लिया, यानी कि ये 0 है, ये 8 है, ये यहाँ पे 10 है, ये 16 और यहाँ पे 20। अब जो लड़का होता है उसको वो क्या करता है कि प्रकार में जब नापना होता है तो वो इस तरह से प्रकार को इस रोलर पे या स्केल पे या सेट स्क्वायर के ऊपर इस तरह से रख के चित्र बनाने, चाप लेने की कोशिश करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप इस तरह से पहले से ही डायमेंशन लगाएं और उसको इस तरह से आप चाप में भरें, जो हमारा तरीका एकदम सही है। ये मैंने 10 mm इधर और 10 mm इधर एक डॉट्स लगा रखे हैं। यहाँ से मैं हल्की लाइन खींचता हूँ वर्टिकल, दोनों साइड मैंने ये खींच ली जो 10-10 mm की दूरी पर है। 16 mm का रेडियस लूंगा, 16 mm का रेडियस यहाँ से लूंगा, तब मेरा ये तो आपने देखा मैंने पहले से ही निशान लगा रखा था यहाँ 16 mm इधर और 16 mm इधर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1.6D है। 1.6D को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 32 mm आएगा। 32 mm का आधा जो है 16 होगा, तो यहाँ से ये हमने 16 रेडियस का चाप लेकर के 0.1 इधर 0.1D को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आएगा, यानी कि यहाँ से हम 2 mm नीचे लेंगे। उसके बाद 16 दूने 32 यानी कि 32 का आधा, यहाँ से 16 का रेडियस लेकर के और ये गोला लगाएंगे और ये हमारी 10 mm की दूरी पर है, जो कि रिविट का डाया है। पिंक कलर बनाया था वो, उसको थोड़ा सा ब्लैक कर दूंगा। आपको यहाँ पे पेंसिल काम में लेनी है। पेंसिल से हमारा चित्र वीडियो में आता नहीं है, इसलिए मुझे मजबूरी में ये पेन काम में लेने पड़ रहे हैं। तो आपने देखा ये, इसके बाद इसको हम यहाँ ये तिरछा मिला देंगे
और इधर तिरछा मिला देंगे। अब यहाँ पे नीचे एक एस टाइप का आकृति बनती है। उसका तरीका है, आप यहाँ एस बनाएं सुंदर सा इस तरह से, और सेंटर से थोड़ा सा आगे इसको लेके चले जाएं। ये एस है और ये ऐसे मिला दें। अब यहाँ पे 45 डिग्री की लाइन एक खींचे, इसके समानांतर में ये लाइनें खींचते चले जाएं। तो ये हमारा हो गया स्नैप हेड रिविट का चित्र। दूसरा अगर मैं बनाऊं यहाँ पे काउंटर संघ, तो उसके अंदर मैं दिखा देता हूँ कौन सा बनाने जा रहा हूँ आपको। ये मैं बनाने जा रहा हूँ काउंटर संघ हेड CSK 90 डिग्री, जिसके अंदर D है ये और 1.7 D है ये, और हाइट हमारी 1.5 D है। D बराबर हम 20 ही लेंगे। तो हमने पहले सेंटर लाइन ले ली है यहाँ पे, और सेंटर लाइन लेके हम D की दूरी जो 20 मान रहे हैं हम, तो पहले 20 का हमने यहाँ पर ये निशान लगा रखा है। तो यहाँ पर हम वर्टिकल इस सेंटर लाइन के समानांतर ही इन बिंदुओं से हल्की लाइन हम नीचे खींच लेंगे, इधर भी और इधर भी। उसके बाद हाइट दे रखी है 0.45, यानी कि 0.545 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो वो आएगा 9 mm। तो यहाँ से हम 9 mm ऊपर जाएंगे, ये 9 mm ऊपर गए। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के समानांतर में हम एक लाइन खींची। लाइन खींचने के बाद हमारी जो टोटल डिस्टेंस है वो 1.7 D है। 1.7 D को जब मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो 17 दूनी 34 आएगी। 34 का आधा 17 इधर और 17 उधर, यानी कि यहाँ से 17 mm इधर, 10, 15 और 2 17, और इसी तरह 10, 15 और 2 17। और अब हमको सिर्फ इसको यहाँ से यहाँ मिलाना है। और नीचे जो है हमारी थोड़े डिस्टेंस पे इस तरह से ये एस बना दें आप। ये एस बन गया। अब यहाँ पे इसको घुमा दें। और यहाँ पर आप 45 डिग्री की लाइन ले लें एक, उसके समानांतर में 2-2 mm 3-3 mm की दूरी पे ये खींचते चले। अब इसको आप चाहें तो थोड़ा सा गहरा कर सकते हैं। तो ये आपने देखा, इसका नाम है काउंटर संघ, COUNTERSUNK संघ हेड रिविट। कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए। और इसकी यहाँ डायमेंशन दे दें आप। ये हमारा 1.7 है। एक हमारी डिस्टेंस आएगी यहाँ, जो कि 0.7 D के बराबर है।
1.7D और ये इसकी हाइट जो है वो 0.45D है। तो ये इस तरह से रिवेट हेड। ये वीडियो में यहीं समाप्त करता हूँ, काफ़ी बड़ा हो चुका है। अगले वीडियो में इसका सेकंड पार्ट में बनाऊंगा जो रिवेट जॉइंट के बारे में होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और बार बार देखें, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।